हेलो एवरीवन, आज अपन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट। तो इनके बारे में जैसे कि बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड की ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कौन सी है, या पूरे वर्ल्ड में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान कौन सी क्रॉप का है, मतलब कितने मिलियन हेक्टेयर में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स उगाई जाती है। या फिर बीटी कॉटन में से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस जीवाणु होता है उसमें कौन सी जीन पाई जाती है, और जो जीन पाई जाती है वो कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न करती है। इन सब की अपन बात करेंगे। और रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट के लिए जो किसान अपनी फील्ड में कितना एरिया मतलब छोड़ते हैं बीटी कॉटन में, जो इंसेक्ट के प्रकोप के लिए मतलब इंसेक्ट का अटैक नहीं होए उसके लिए कुछ एरिया छोड़ा जाता है। तो उनकी अपन डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है। तो पौधों की, जैसे कि कोई भी पौधों की आनुवंशिक संरचना या फिर उनके जीन में बदलाव लाने को ही आनुवंशिक रूपांतरित पादप कहते हैं। जैसे कि मतलब अपने पुराने पौधों की किस्मों में एक या एक से अधिक अतिरिक्त जीन जो मनुष्य के लिए लाभदायक होती है, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा आर्टिफिशियल रूप से उस पौधों में डाली जाती है। जैसे कि वो कौन कौन से पौधों में डाली गई है, जैसे बीटी कॉटन में डाली गई है, बीटी ब्रिंजल या बीटी टोबैको, बीटी मेज और बीटी सोयाबीन। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन की पूरे विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो वो है टोबैको, और ये कब उगाई गई थी? 1987 में। यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में बात होगी। ये टोबैको जो 1987 में उगाई गई थी, और इसको उगाने में फर्स्ट स्थान था यूएसए का। लगभग 50% एरिया में ये उगाई जाती है कॉटन। नेक्स्ट अपन बात करें पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्रोडक्शन की, मतलब उत्पादन की अगर बात करें, मतलब एरिया में तो टोबैको उगाया जाता है, जबकि उत्पादन होता है वो सोयाबीन का होता है। उत्पादन सोयाबीन क्रॉप्स का होता है, जबकि जो एरिया में उगाई जाती है वो टोबैको क्रॉप्स उगाई जाती है। तो ये ट्रांसजेनिक फसल है वो वर्ल्ड में क्यों उगाई गई थी? तो ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए ट्रांसजेनिक फसलों को उगाया गया था 1996, मतलब 1996 की बात करें तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब टोटल एरिया था 1.7 मिलियन हेक्टेयर, इनका टोटल एरिया था। वर्तमान में बात करें तो इसका जो एरिया है वो 200 मिलियन हेक्टेयर है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है मतलब वो है बीटी कॉटन। इंडिया में 2002 से पहले मतलब कोई भी बीटी कॉटन नहीं उगाई जाती है, मतलब जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी 2002 से पहले। 2002 के बाद में ही जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स उगाने लगे हैं, जिसमें से भी ओनली एक क्रॉप उगाई जाती है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में सर्वाधिक एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया है मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में बीटी कॉटन उगाया जाता है इंडिया में बात करें तो। अब अपन बात करते हैं बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन के बारे में बात करें सबसे पहले कि ये बीटी कॉटन क्या होता है। तो जैसे कि अमेरिकन कॉटन के पौधों में बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक एक सोइल बैक्टीरिया था, उसको बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कपास के पौधों में डाला गया है, जिसे बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करें कि ये बीटी कॉटन उगाने की परमिशन किसने दी थी। तो ये की अपनी थी GEAC, एक कमेटी थी। इसके परमिशन मतलब पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बीटी कॉटन इंडिया में उगाया गया था। इसकी GEAC की फुल फॉर्म की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसकी मतलब परमिशन पर पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बीटी कॉटन इंडिया में ग्रो किया गया है, उससे पहले ग्रो नहीं किया गया था। अब यहाँ पे बात करें मार्च 2002 की, तो मार्च 2002 से पहले कोई भी मतलब जेनेटिक मॉडिफाई का कल्टीवेशन नहीं होता था। मार्च 2002 के बाद में ही जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स का कल्टीवेशन होना शुरू किया गया है इंडिया में। अब बात करते हैं कि इंडिया में बीटी कॉटन उगाने की क्या जरूरत पड़ी थी। जैसे कि अपनी नॉर्मल कॉटन होती है, उसमें एक इंसेक्ट की प्रॉब्लम थी। उस इंसेक्ट का नाम है, जैसे कि ये बोलवॉर्म नामक का एक इंसेक्ट है। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि अमेरिकन बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म और स्पॉटेड बोलवॉर्म। कभी कभी ये इंसेक्ट है, इनका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो जैसे कि अमेरिकन बोलवॉर्म है, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम है। पिंक बोलवॉर्म की बात करें तो पेक्टिनोफोरा गुस्सीपिएला इसका साइंटिफिक ये नेम है। स्पॉटेड बोलवॉर्म की बात करें तो इरियाज इन्सुलेना ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे बेसिलस थुरिनजेनेसिस, तो ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस जिसे बीटी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सोइल बैक्टीरिया है। ये सोइल बैक्टीरिया एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिनमें क्राई1AC जीन पाया जाता है। जो ये क्राई1AC जीन है ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करता है। ये टॉक्सिन है, ये जो ये इंसेक्ट है इनको कंट्रोल करता है। इस इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वैरायटी डेवलप की थी कॉटन की, बोलगार्ड फर्स्ट, जिसमें क्राई1AC जीन्स पाया जाता है। तो जो ये इंसेक्ट है इस वैरायटी के प्रति मतलब रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं। इसके बाद में 2006 में वापस साइंटिस्टों ने बोलगार्ड सेकंड वैरायटी डेवलप की, उसमें क्राई1AC और क्राई2AB जीन्स पाया जाता है। इसके प्रति भी इन इंसेक्ट ने मतलब रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया गया है। उसके बाद में साइंटिस्टों ने एक रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसे RIB के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो रिफ्यूजिया इन बैग कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये अपनी कमेटी थी GEAC थी, इसने रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इस कमेटी की फुल फॉर्म की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी समिति इसकी फुल फॉर्म है। इस कमेटी ने मतलब पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत में मतलब मार्च 2002 में ये रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिससे कि अपन बीटी कॉटन का बचाव कर सकते हैं इन इंसेक्ट के प्रति। जैसे कि ये अपना किसान का फील्ड है, इसमें ये यहाँ पे बीटी कॉटन उगा रखे हैं। इनकी साइडों में बात करें तो जैसे कि 5 रो में इन्होंने नॉन बीटी कॉटन उगा रखा है। जैसे कि आप मार्केट में बीटी कॉटन लेने जाओगे तो जो 450 ग्राम मतलब 450 ग्राम का जो बीटी कॉटन का थैला मिलता है, बैग मिलता है, उसके साथ में आपको 25 ग्राम नॉन बीटी कॉटन या फिर पिजन पी के सीड दिया जाएगा, जिससे कि आप बीटी कॉटन है उसका बचाव कर सकते हैं इंसेक्ट के प्रति। तो जैसे कि ये मतलब बीटी कॉटन के चारों तरफ 5-5 की रो में यहाँ पे नॉन बीटी कॉटन या फिर पिजन पी के प्लांट्स लगा दिया जाता है, जिससे कि ये बीटी कॉटन को वो इंसेक्ट है वो ज़्यादा मतलब अटैक नहीं कर पाए हैं।
तो इसमें आपसे एग्जाम में एरिया पूछ लिया जाता है कि रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट के लिए कितना एरिया होना चाहिए, तो 20% उसके लिए एरिया होना चाहिए। टोटल एरिया का 20% जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको बीटी कॉटन मतलब नॉन बीटी कॉटन के लिए होना चाहिए, जिसमें बीटी कॉटन के फील्ड के चारों तरफ 5-5 लाइन पिजन पी या नॉन बीटी कॉटन लगाते हैं। तो ये था अपना रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट। इसमें एग्जाम में अभी तक यही क्वेश्चन पूछा गया कि रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट के लिए कितना एरिया यूज लेते हैं, तो 20% एरिया उसके लिए यूज लेते हैं। और उसके चारों तरफ उगाने के लिए मतलब कौन सी क्रॉप लेते हैं, तो पिजन पी लेते हैं या फिर नॉन बीटी कॉटन लेते हैं। इंसेक्ट आएंगे तो वो बीटी कॉटन को अटैक करने से पहले नॉन बीटी कॉटन को अटैक करेंगे। अगर यहाँ पे पिजन पी के प्लांट्स रहे तो उसको अटैक करेंगे। जब इंसेक्ट बीटी कॉटन को खाते हैं तभी तो रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। जब ये बीटी कॉटन को खाएंगे ही नहीं तो रेजिस्टेंस कहाँ से उत्पन्न कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे ये रिफ्यूजिया कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब जो इंसेक्ट है वो रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं करते हैं।